प्यारे बच्चों, आज अपन गणित कक्षा 9th के अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति के परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संख्या पद्धति के अंदर कई प्रकार की संख्याएं हैं वो उपयोग में आती है, जिसमें कुछ संख्याएं हैं जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती है, आज अपन इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के n अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकती है। दूसरी है पूर्ण संख्याएं, जिनको अंग्रेजी के W अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये संख्याएं हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। तीसरी आती है पूर्णांक। जो पूर्णांक संख्याएं होती है ये पूर्ण संख्याएं तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऋणात्मक एवं इसमें 0 भी सम्मिलित होता है। यानी ये संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और 0 भी इसमें सम्मिलित होता है। जैसे 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अपन करते हैं, तो ये संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ऋणात्मक होने का मतलब इसके बाईं ओर, जैसे -1, -2, -3 इस प्रकार से। यानी ये संख्याएं हैं वो ऋणात्मक भी हो सकती है और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के Z अक्षर के द्वारा है वो प्रदर्शित किया जाता है। चौथी संख्या आती है हमारे पास अभाज्य संख्याएं, कि वे जो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या होती है, जिसमें 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित है वो नहीं होती है। ऐसी संख्याएं होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। यानी वे संख्या जो 1 से बड़ी होगी, यानी जिसमें 1 या उसके स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे भाई 2 है तो 2 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का जाता है, इसके अलावा और किसी अन्य संख्या का नहीं जाता। ऐसे ही जैसे 2 से बड़ी है 3 है, 3 है उसमें 1 का जाता है, 3 का जाता है और किसी का नहीं जाता। इसके बाद में 5 आती है,
4 है लेकिन उस 4 के अंदर 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का, तो वो संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी जिस संख्या में 1 या स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या के द्वारा जो विभाजित नहीं होती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में जो 5वीं है भाज्य संख्याएं, कि वे जो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी प्राकृत संख्या होती है जिसमें 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जा सकता है, वे संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। यानी जिसमें जो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या होती है जिसमें 1 या स्वयं के अलावा और भी किसी भी प्रकार की संख्या से विभाजित हो सकती है। जैसे भाई 4 है, 4 के अंदर 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। ऐसे ही जैसे 6 है जिसके अंदर 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो ऐसी जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में आती है परिमेय संख्याएं, कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं कहलाएगी। यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 5/7 हो सकता है। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं के अंदर एक विशेषता और होती है कि इनके अंदर जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका मान, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये एक प्रकार की प्राकृत संख्या भी हो सकती है। इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्याएं। जो अपरिमेय संख्याएं हैं इन अपरिमेय संख्याएं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके अंदर उदाहरण आता है जैसे पाई। भाई अपन पाई के रूप में पढ़ते हैं कि भाई पाई का मान होता है वो 22/7 अपन लेते हैं।
लेकिन जो पाई का मान 22/7 लिया जाता है, ये इसका एक पूर्ण मान नहीं है, ये लगभग इसका मान होता है। इसलिए लगभग होने के कारण इसको कभी भी परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में नहीं कह सकते। इसलिए क्या होता है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे कोई रूट की संख्या हो सकती है, जैसे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है। जैसे √2 है 1.4142, इस प्रकार से इसका मान चलता जाता है। इसको भी अपन P/Q के रूप में व्यक्त करके है वो नहीं दर्शा सकते। तो पाई हो सकता है √2, √3 या रूट की जो संख्या होती है, ये इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में आती है वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती है वास्तविक संख्याएं जिसमें प्राकृत संख्याएं भी होती है, पूर्ण संख्याएं भी होती है, पूर्णांक भी हो सकता है, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, सभी प्रकार की जो संख्याएं होती है, सभी प्रकार की संख्याओं का जो संग्रह है उसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी जिसके अंदर प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब प्रकार की संख्याओं का संग्रह होता है, सम्मिलित होती है, वो सभी प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती है, अपन की वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जिसके अंदर जितने भी प्रकार के अपन ने उदाहरण लिए हैं, जैसे भाई प्राकृत संख्याएं होती है जो 1 से अनंत तक हो सकती है, वो भी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से लेकर के अनंत तक होती है, वो भी वास्तविक संख्याएं होती है। पूर्णांक होती है जिसमें पूर्ण संख्या भी होती है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी सम्मिलित होता है, तो वो भी एक प्रकार की वास्तविक संख्या है। अभाज्य संख्या जिसमें 1 से बड़ी, जिसमें 1 या उसके स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का विभाजित है, उसको नहीं किया जा सकता। या भाज्य संख्याएं जिसमें उसके स्वयं या अन्य किसी भी प्रकार की संख्या से विभाजित हो सकती है। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे पाई या √2, √3, ऐसे जो संख्याएं होती है, ये सभी प्रकार की संख्याओं का जो संग्रह होता है, उन सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब जो वास्तविक संख्याएं होती है, इनके अंदर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का एक दशमलव प्रसार लिया जाता है। और वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उसको 3 भागों के अंदर दर्शाया गया है, जिसके अंदर पहला आता है ए शांत, दूसरा है अन्वय सानी आवर्ती, और तीसरा आता है अन्वय सानी अनावर्ती। ये 3 प्रकार के हैं। पहला है शांत। शांत जो है, इस शांत के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि अगर अपन किसी भी प्रकार की कोई भी वास्तविक संख्या है, जैसे 1/2 है, और इस 1/2 के अंदर भाई इसका कहने का मतलब है कि 1 में 2 का भाग लगाना है अपन को, और अगर आप इसमें भाग लगाते हो तो भाग जाता नहीं है, तो अपन सबसे पहले 0 इसके आगे उतार करके यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं।
और इसमें जो भाग है वो 5 बार जा रहा है, और जो शेष है वहां क्या प्राप्त हो रहा है, यहां क्रॉस का मतलब है 0, यानी शेष क्या बचता है इस स्थिति में, भाग लगाने पर 0 बचता है। तो इस प्रकार की जो वास्तविक संख्याएं होती है वो किस प्रकृति की होती है, शांत प्रकृति की होती है, यानी जिसमें डिवाइड करने पर हमेशा शेष स्थिति में 0 शेष रहता है, या जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है। ऐसी संख्याएं होती है वो शांत कहलाती है। दूसरी आती है अनवसानी आवर्ती, जिसको अशांत आवर्ती की संख्या भी कह सकते हैं। अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, जैसे कि एक संख्या है आपके पास में, जैसे 1/3, ये एक वास्तविक संख्या है, और इस 1/3 के जो कहने का अर्थ है कि एक के अंदर अपन 3 से इसको डिवाइड करते हैं, तो भाई इसमें भाग नहीं जा रहा है तो यहां अपन 0 पॉइंट उतार करके यहां 0 उतार सकते हैं। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 9, यानी 3 बार गया, यहां शेषफल 1। फिर वही स्थिति आ रही है, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट उतारा है तो अपन 0 उतार सकते हैं, फिर 9, फिर 3 बार गया, फिर शेषफल 1 रहा। यानी इसमें आप अगर भाग देते जाओगे तो भाग समाप्त नहीं होगा, अगर समाप्त नहीं होता है तो ऐसी संख्या होती है अशांत। और आवर्ती का अर्थ क्या है, आवर्ती का अर्थ है कि अगर ऐसी जो वास्तविक संख्याएं जिसके अंदर किसी भी स्थिति में जो शेष है वो शून्य नहीं रहता, और हमेशा उसमें पुनरावृत्ति होती है, जो भागफल हमारे द्वारा प्राप्त हो रहा है उस भागफल के अंदर हमें यहाँ बार बार क्या आएगा, ऐसे 3 3 3 3 बार बार आता जाएगा। तो इस स्थिति को अपन किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 0.3 3 3 ऐसे बार बार आ रहा है, तो आप इसको 0.3 बार, ये बार ही किसको प्रदर्शित कर रही है, आवर्ती को दर्शाती। तो दूसरी प्रकार की है अनवसानी आवर्ती, यानी जिसके अंदर किसी भी स्थिति में जो शेष है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार की जो वास्तविक संख्या होती है उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती संख्या। इसके बाद में तीसरी आती है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती जो संख्याएं हैं जिसके अंदर भाई आप जैसे √2 है, √3 हो सकता है, या पाई हो सकता है। अगर आप इनके अंदर भाई √2 है तो अगर आप इसके मान को, रूट के मान को अगर निकालते हैं तो इसका मान 1.4142 इस प्रकार से अनंत तक चलता है, ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर आप डिवाइड करने के बाद में जो पॉइंट्स के बाद में जो भी मान हमारे पास प्राप्त हो रहा है उसमें एक भी ऐसा मान नहीं होगा जिसकी वापस उसी प्रकार से पुनरावृत्ति होगी। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति, जैसे इसका मान होता है भाई 1.732 इस प्रकार से, तो इसके अंदर जो मान आप निकालते जाओगे तो इसके अंदर किसी भी प्रकार के मान की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उस संख्या को क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती, या इसको अशांत अनावर्ती संख्याएं भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर अपन इस विभिन्न प्रकार की संख्याओं के जो संग्रह है उनके ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ जो घातांक संबंधी नियम हैं उनके भी बिंदु इस
चैप्टर के अंदर सम्मिलित किए हुए हैं, अपन उनके बारे में भी कुछ देखते हैं। घातांक नियम, जिसके अंदर भाई पहला है, जैसे a की घात n डॉट a की घात m, इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा है a की घात n और उसके ऊपर m घात हो सकती है। तीसरा है किसी की भी घात 0 हो सकती है और a की घात m डॉट b की घात m, इस प्रकार के कुछ प्रश्न इसके ऊपर आधारित आएंगे। इसके अंदर जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, भाई 2 की घात 3 डॉट 2 की घात 2। अगर ये इस प्रकार के घातांक के रूप में हमें किसी भी प्रकार का कोई उदाहरण दिया हुआ है, तो इस घातांक को अपन किस प्रकार से, अगर नीचे जो संख्या होती है वो हमेशा आधार और ऊपर घातांक कहलाती है, तो अगर वो आपस में गुणा है तो उनकी जो घातांक होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के अंदर भी भाई 2 की घात 3 और 2 की घात 2 है, तो इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 के ऊपर जो घात 3 प्लस 2 ऐसे जुड़ जाएगी और 2 की घात 5 आएगी। इसी प्रकार से अगर घात के ऊपर घात लगी हुई होती है, तो जैसे भाई उदाहरण है 2 की घात 3 और उसके ऊपर घात 2। अगर घात पे घात लगी होती है तो घातांक है वो हमेशा आपस में गुणा होती है, m इंटू m। तो इसी प्रकार से इसको अपन हल करते हैं, 2 3 इंटू 2, तो क्या जाएगी 2 की घात 6। किसी भी पद है उसके ऊपर अगर घातांक शून्य होता है तो उस घातांक शून्य वाले पद का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे भाई आपने 3 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है, 5 की घात 0 है इसका मतलब भी 1 होता है। यानी किसी भी घातांक है वो शून्य होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चौथा है अगर आधार अलग है घातांक समान है, जैसे 3 की घात 2 डॉट 2 की घात 2, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उनके अगर आधार अलग अलग है घातांक समान है तो उन आधार को आपस में गुणा करके उनके ऊपर एक ही घातांक लगा दी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, 3 इंटू 2 और उसके ऊपर घात 2, यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की घात 2। एक पांचवा और आता है, जैसे भाई a की घात n और a की घात m, अगर वो डिवाइड के रूप में है। अगर इसका अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे भाई 2 की घात 5 और 2 की घात 3, तो अगर ये डिवाइड के रूप में होता है तो अगर आधार समान है और डिवाइड में है तो घातांक आपस में घटते हैं n माइनस m। तो इसका हल क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 है तो 5 माइनस 3 तो 2 की घात 2। इस प्रकार है वो अपन इस संख्या पद्धति का जो पहला पार्ट है संख्या पद्धति का परिचय, इसके अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार की संख्याएं और घातांक नियमों के बारे में अध्ययन किया है। अब इसके आगे की क्लास में अपन इसकी प्रश्नमाला है वो हल करेंगे। थैंक यू।